हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फोर्थ पेपर की यूनिट 3 से संबंधित जो है अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आइए बिना समय गवाए जो है इस जो मॉडल पेपर में जो यूनिट 3 से संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उन सबको जो है हम लोग देखते हैं और उनके सही उत्तर को जानते हैं। तो इस मॉडल पेपर का जो पहला प्रश्न है वो है कि भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 4 नवंबर 1948 को। 4 नवंबर 1948 को जो है भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि जिसको हम लोग राधा कृष्ण आयोग के नाम से भी जानते हैं उसकी नियुक्ति की गई थी। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार ने किसके सुझाव पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। ऑप्शन ए दिया है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ऑप्शन बी दिया है अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा समिति, ऑप्शन सी दिया है कि ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 को इसमें आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का संक्षिप्त नाम क्या है। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का संक्षिप्त नाम CABE है। प्रश्न संख्या उसको हम लोग कैब के नाम से भी जानते हैं, CABE। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार ने 4 नवंबर 1948 को किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में जो है भारत सरकार ने 4 नवंबर 1948 को जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया था। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन है जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के प्रमुख सदस्य थे। तो ऑप्शन ए दिया डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी दिया डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ऑप्शन सी दिया डॉक्टर जेम्स डफ, ऑप्शन डी दिया है कि उपरोक्त सभी। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के जो ये सभी सदस्य थे, तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का सबसे पहला शिक्षा आयोग था। तो स्वतंत्र भारत का जो सबसे पहला शिक्षा आयोग था वो था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को हम लोग राधा कृष्ण आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन सी आपका जो है वह सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, इसमें पूछा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब प्रेषित किया था। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को 25 अगस्त 1949 को सौंपा था। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन था उसमें कितने अध्याय थे। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में कुल 15 अध्याय थे। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10, इसमें आपसे पूछा गया है कि विद्यालय शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन कितने पृष्ठों का दस्तावेज था। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जो प्रतिवेदन था वो 747 पृष्ठों का जो है एक दस्तावेज था, 747 पृष्ठ। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के उद्देश्यों में शामिल था। ऑप्शन ए तत्कालीन विश्वविद्यालयों का अध्ययन कर उनके दोषों का पता लगाना, ऑप्शन बी छात्रों के अनुशासन, छात्रावासों और उप कक्षा कार्य आदि का समायोजन करना, ऑप्शन सी दिया था कि छात्रों के कल्याण हेतु योजना प्रस्तुत करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के उद्देश्यों में सभी बातें शामिल थी। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन डी आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12, इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त के संबंध में क्या जो है सुझाव प्रस्तुत किए गए थे। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के जो उसमें विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त के संबंध में जो सुझाव प्रस्तुत किए गए थे उसमें था कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए और उच्च शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति का निर्धारण केंद्र सरकार करे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13, इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन तथा संरचना के संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने क्या सुझाव प्रस्तुत किए थे।
तो इसका ऑप्शन ए दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए। ऑप्शन बी दिया है कि उच्च शिक्षा का वर्गीकरण किया जाए। ऑप्शन सी दिया है कि उच्च शिक्षा का संगठन 3 स्तरों में विभक्त किया जाए। और जो ऑप्शन डी दिया है कि उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा के संबंध में जो उद्देश्य बताए थे। तो ऑप्शन ए दिया है कि छात्रों का चरित्र निर्माण करना। ऑप्शन बी दिया है कि छात्रों का आध्यात्मिक विकास करना। ऑप्शन सी छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना। ऑप्शन डी दिया है कि उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम के संबंध में क्या सुझाव दिए थे। ऑप्शन ए दिया है सामान्य एवं विशेष शिक्षा में समन्वय किया जाए। ऑप्शन बी दिया है कि स्नातक स्तर पर अंग्रेजी भाषा और राष्ट्रभाषा की शिक्षा अनिवार्य हो। और ऑप्शन सी दिया है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में एक ही विषय का अध्ययन कराया जाए। तो ये सभी जो है सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिए थे। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है आपका उत्तर सही होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 16। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग उच्च शिक्षा के माध्यम के संबंध में क्या सुझाव दिया था। तो ऑप्शन ए कि उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा। और ऑप्शन बी दिया है कि जो है समस्त क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। और ऑप्शन सी दिया है कि ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन सी जो है ए और बी दोनों सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 में आपसे पूछा गया है कि उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने के संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने क्या सुझाव प्रस्तुत किए थे। तो ऑप्शन ए दिया है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा में सुधार। ऑप्शन बी दिया है कि स्नातक स्तर पर ट्यूटोरियल प्रणाली लागू की जाए। ऑप्शन सी विश्वविद्यालय की दशा में सुधार। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी होगा। प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 में आपसे पूछा गया है कि अनुशासन के संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने क्या सुझाव दिया था। तो ऑप्शन ए दिया है कि छात्रों और शिक्षकों के मध्य निकटतम संबंध हो। ऑप्शन बी दिया है कि छात्रों को राजनीति से अलग रखा जाए। ऑप्शन सी दिया है कि छात्रों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना विकसित किया जाए। और ऑप्शन डी दिया है कि उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19। इसमें पूछा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षकों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा जो है वह शिक्षकों को जिन वर्गों में विभाजित किया था उसके ऑप्शन आपके सामने इस प्रश्न के दिए गए। ऑप्शन ए जो है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर होगा वो होगा 5। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षकों को 5 भागों में विभक्त किया गया था। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 20 है कि उच्च शिक्षा स्तर पर सह शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। यह जो है किस आयोग ने कहा। तो उच्च स्तर पर सह शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, यह जो कहा किस आयोग ने, वह था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी राधा कृष्णन आयोग 1948। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। उन्होंने ही उच्च शिक्षा स्तर पे को एजुकेशन की व्यवस्था की बात की थी। प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्त्री शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्हें सुमाता और सुगृहिणी बनाना है। यह जो है किस आयोग का कथन है। तो यह कथन जो है राधा कृष्णन आयोग का है कि स्त्री शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है उन्हें सुमाता और सुगृहिणी बनाना होना चाहिए। प्रश्न संख्या जो 21 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, ऑप्शन ए 21 का। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22। इसमें आपसे पूछा गया है कि ताराचंद समिति का गठन किया गया था। ताराचंद समिति का गठन 1948 में किया गया था। प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा गया कि ताराचंद समिति का संबंध किससे था। तो ताराचंद समिति का संबंध माध्यमिक शिक्षा से था। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24। इसमें आपसे पूछा गया है कि ताराचंद समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ताराचंद समिति ने अपनी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की थी। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 25। इसमें आपसे पूछा गया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 23 सितंबर 1952 में किया गया था। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26। इसमें आपसे पूछा गया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य
क्या नाम है? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग को हम लोग मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन बी आपका जो है वो सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 में आपसे पूछा गया है कि मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य निर्धारित किया? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, ऑप्शन बी व्यवसायिक कुशलता में उन्नति, ऑप्शन सी व्यक्तित्व का विकास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मुदालियर आयोग, जिसको हम लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, उसने माध्यमिक शिक्षा की ये 3 उद्देश्य जो है निर्धारित किए थे। लोकतांत्रिक 4 था, इसमें 3 ऑप्शन है, तो उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी लोकतांत्रिक नागरिकता का भी विकास, व्यवसायिक कुशलता में उन्नति और व्यक्तित्व का विकास, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन कितने पृष्ठों का दस्तावेज था? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो प्रतिवेदन था वो 244 पृष्ठ उसमें थे, 244। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अब प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देख लेते हैं। उसमें पूछा गया कि बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव किसने दिया था? तो बहुउद्देशीय विद्यालय जो खोलने का सुझाव माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था या मुदालियर आयोग ने दिया था। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 में आपसे पूछा गया कि मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर की पाठचर्या को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 6। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि मुदालियर आयोग ने माध्यमिक स्तर की पाठचर्या में कितने विषय रखे थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी 8। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 में आपसे पूछा गया है कि कोठारी आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो कोठारी आयोग में कुल जो 17 सदस्य थे। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 में आपसे पूछा गया कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में आयोग का जो गठन कब किया गया था सरकार द्वारा? तो इस आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को किया गया था, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में। प्रश्न संख्या 34 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कोठारी कमीशन ने अपना प्रतिवेदन शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति शीर्षक से सरकार को कब प्रेषित किया था? तो कोठारी कमीशन ने जो अपना प्रतिवेदन था उसका जो शीर्षक था शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति, इसको 29 जून 1966 को जो है सरकार को भेजा था या प्रेषित किया था। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35 में आपसे पूछा गया है कि वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36 में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था? यानी कोठारी कमीशन ने कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था जीडीपी का? तो प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन बी 6% आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 इसमें आपसे पूछा गया है कि कोठारी कमीशन का कार्यक्षेत्र था प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कोठारी कमीशन का जो कार्यक्षेत्र उपरोक्त सभी था। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38 में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की बात कही गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो प्राथमिक शिक्षा को 1995 तक जो है सर्वसुलभ बनाने की बात कही गई थी। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन सी जो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 में आपसे पूछा गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों में सुधार हेतु बनाई गई थी? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो योजना थी वो प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में की सुधार हेतु बनाई गई थी। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 39 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान सन 2001 में प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 40 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी दी गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को जो है मंजूरी दी गई थी। प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 41 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किन आधारभूत स्तंभों पर निर्मित है? तो ऑप्शन ए है सबके लिए आसान पहुंच, ऑप्शन बी है गुणवत्ता व वहनीयता, ऑप्शन सी दिया है कि इक्विटी व जवाबदेही, ऑप्शन डी है कि उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 42 इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर रख दिया गया है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 43। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कितने भागों में विभाजित है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 4 भागों में विभाजित है। प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 44। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा कब तक सर्वसुलभ कराने का वादा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 2030 तक। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, जो इस मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम कब तक लागू करने की घोषणा की है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने जो 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम 2030 तक लागू करने की घोषणा की है। तो प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस मॉडल प्रश्न में कुल 45 MCQ क्वेश्चन थे और उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।